सेट 5 का ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब महत्तम ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जो है वो कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b r से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ a है भाज्य। हम लोगों ने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है तथा r शेषफल है। अब इसका यूज हम लोग महत्तम ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं का करते हैं। तो 960 और 432 का हमें महत्तम ज्ञात करना है, जहाँ a इक्वल टू 960 है तथा b इक्वल टू 432 होगा। अब हम ये 960 और 432 को एक इस इक्वेशन के फॉर्म में डालेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a 960 था, b था 432। अब 432 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि r से बड़ा होना चाहिए b। तो 432 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, और इसको जब 960 से घटाएंगे हम तो यहाँ हम लोग को 96 शेषफल बचेगा, 96 शेषफल बचेगा। 96 शेषफल बचेगा तो r शेषफल था इसलिए प्लस में 96 रखेंगे। फिर ये वाला जो था ये यहाँ आ जाएगा, जो सबसे बड़ा होता है वो a बन जाता है। 432 आ गया, फिर 96 को 4 से गुना करेंगे तो शेषफल 48 बचेगा। फिर 96 क्या आएगा और 48 को जब 2 से गुना करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, जब r हमारा 0 हो जाएगा, तब ये जो होगा, तब b जो होगा, जो भाजक है वही हमारा महत्तम हो जाएगा। तो चूंकि शेषफल 0 आ गया इसलिए भाजक b यानी 48 ही 960 तथा 432 का एचसीएफ होगा। अतः हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 और 432 का महत्तम ज्ञात कर लिया जो 48 आया। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 एक वेरिएबल है जो बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा। कह रहा है k जो इस बहुपद में ये k है, ये एक त्रिघात बहुपद है जिसमें ये यहाँ k है, जो यहाँ कोई नंबर रहना चाहिए, कोई संख्या रहना चाहिए। तो ये k का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए y-1 बहुपद का एक शून्यक होगा या गुणनखंड होगा। ठीक है, तो माना कि y-1 इतना का एक गुणनखंड है जो हमें कह रहा है कि होगा, तो हम मान लेते हैं कि चलो ऐसा है, हम मान लिया आपका बात कि ऐसा होगा ही। तो अगर y-1 बहुपद इतना का शून्यक होगा तो शेषफल प्रमेय कहता है कि y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। ये शेषफल प्रमेय कहता है कि जो भी गुणनखंड होता है, अगर y इक्वल टू 1 है, अगर ये गुणनखंड है तो y इस बहुपद में y का मान 1 रखने पर बहुपद का पूरा मान 0 आ जाएगा। तो इसे रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो बहुपद जो था उसे यहाँ लिख लेंगे 2y³ प्लस 9² प्लस y प्लस k में y इक्वल टू 1 रखने पर y का मान 1 रखेंगे तो 2, और फिर y की जगह पे 1 तो क्यूब प्लस 9, y की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 प्लस ये k एज इट इज इक्वल टू 0 शेषफल प्रमेय से। फिर 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा, ये 1 और ये k, 9 2 11 और 1 12 प्लस k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 उस साइड जाएगा, तो ये यहाँ प्लस में है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो k का मान क्या आया -12। तो k इक्वल टू अगर यहाँ -12 रख देते हैं तो इसे हम लोग इसी स्ट्रक्चर में जब हम लोग कॉपी लिखेंगे बोर्ड का तो वहाँ हमें इसी स्ट्रक्चर में लिखना है। माना कि इतना गुणनखंड है तो इतना इक्वल टू इतना रखने पर लास्ट में हम लिखेंगे जब हमें k का मान मिल गया, अतः k इक्वल टू -12 के लिए y-1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा। ये लैंग्वेज लिखने से पूरा मार्क्स मिलेगा। और यहाँ अगर इस बहुपद में 2y³ प्लस 9² प्लस y-12, ये जो y k की जगह पर जब हम लोग -12 रख देते हैं तो अब इस बहुपद का
गुणनखंड y इक्वल टू y माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। सेट 5 का ये समांतर श्रेणी से है। यदि 1/2 k और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है मतलब इसका सार्वंतर सेम होता है। तो क्रमागत पद मतलब जब इसमें हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें जब सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। इसे आइए ऐसे सॉल्व करते हैं। चूंकि समांतर श्रेणी के सभी दो क्रमागत पदों का अंतर जो सार्वंतर कहते हैं समान होता है, इसीलिए a2 ये a2 हो गया, ये a1 हो गया और ये a3 हो गया। a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 जो कि d होगा और a3 माइनस a2 जो कि d होगा। तो ये बराबर होना चाहिए क्योंकि a1 a2 a3 a3 के क्रमागत पद है। तो अब a2 a1 और a3 का मान रख देते हैं। a2 कितना दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है k रख दीजिए। a1 कितना दिया है 1/2 ये रख दिए और a3 कितना है 2, तो 2 माइनस और k, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ k माइनस 1/2 ये बट्टा पर का घटाव आपको आता होगा। तो इस दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, फिर 2 से इसको करेंगे तो 2k माइनस 1/2 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे चला जाएगा 2k माइनस 1 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 2k 2 से k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k हो जाएगा। तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2k। अब इस 2k को माइनस में है तो इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2k प्लस 2k इक्वल टू, और इस माइनस 1 को उस साइड ले आएंगे प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 1, यहाँ आ गया 4k प्लस 5, इसलिए k इक्वल टू 4/k 5/4। अतः ये जो a2 है समांतर श्रेणी में, ये इसका मान 5/4 होगा और ये समांतर श्रेणी ऐसे होगा 1/2 5/4 और फिर 2। क्वेश्चन है जिसमें हमें त्रिकोणमिति का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति के सारे कोणों के मान हमारे BTPC के बुक में दिया गया है, जिसमें साइन 60, साइन कॉस 60, tan 45, कॉस 90, साइन 90, ये सारे वैल्यूज उस चार्ट में दिया हुआ है जो हम लोग को याद करना रहता है, वो एक्चुअली रटना रहता है। इसमें बस मान डालना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे ऐसे, इसको पहले लिख लेंगे अच्छे से सॉल्यूशन में। जो एज इट इज क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे यहाँ लिख लेंगे। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अब साइन 60 कितना होता है, अब यहाँ और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें ऑब्जर्व करना रहता है। यहाँ हम मान लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसका डायरेक्ट मान लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सीधे 1 हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 90 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस साइन 90 होता है 1, तो 1। और जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें सब कुछ को यहाँ लिखना है कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का 1 लिखा तो ये लिखा यहाँ लिखना होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तथा टेन 45 1 कॉस 90 0 तथा साइन 90 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 1 और ये 4 और 1 प्लस 1 2, 4/2 2 आंसर। सेट 5 का छठा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है यदि 3 cot a इक्वल टू 4, यहाँ हमें cot a का मान दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में हमें कुछ दिया रहता है और कुछ हमसे चाहता है क्वेश्चन वाला, तो हमें सबसे पहले देखना है हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो हमें दिया गया है cot a इक्वल टू 4/3, cot a इक्वल टू 4/3। तो हमें फिर 5 sin a प्लस 3 cos a बट्टा 5 sin a माइनस 3 cos a का मान भी निकालना है, जो बहुत ईजी है। अब इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे दिया गया है 3 cot a इक्वल टू 4, पहले जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। तो जब 3 उस साइड जाएगा 4/3 हो जाएगा। cot a इक्वल टू cot थीटा होता है b/p, जहाँ b होता है बेस और
पी होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये आधार और ये लंब। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि कर्ण कर्ण इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक है कॉट ए हमें 4/3 बट्टा में दिया गया है, तो हम एक के मान लेंगे जो अनुपातों का गुणांक है, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर 4/3 दिया गया है तो ये तो कटने के बाद आया है। यहाँ तो अगर 20/15 रहता, फिर भी 4/3 ही आता कटने के बाद, तो ये हमें तो पता नहीं क्या होगा, तो हम लोग एक के रख लेंगे, b इक्वल टू 4k और p इक्वल टू 3k, जहाँ के अनुपातों का गुणांक है। अब हाइपोटेनस h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू p कितना है 3k का स्क्वायर प्लस b कितना है 4k का स्क्वायर इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये रूट 25k स्क्वायर होगा, और 25 का वर्ग होता है 5 और k स्क्वायर का होगा k। तो हमें h भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h, साइन थीटा p/h। p कितना है 3k, 3 के ऊपर डाल दिए, h हम लोगों ने कितना निकाला 5k, और k कट गया तो 3/5 हमारा साइन a आ गया, कॉस a आ जाएगा ऐसे ही। b का है 4k और h का है 5k, तो 4k अपन 5k इक्वल टू 4/5। ये k से कोई मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन इसे मान लेने से हम सबसे अच्छे आंसर लिख पाएंगे। जैसे कोई अच्छा सबसे ब्रिलियंट बच्चा कोई लिखेगा तो वो ऐसे लिखेगा। फिर साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया। अब जो पूछ रहा है उसमें डाल देंगे मान, 5 साइन ए प्लस 3 कॉस ए बट्टा 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। तो साइन और कॉस का मान जो निकाले थे वो यहाँ डाल देंगे। तो साइन का कितना था 3/5, तो साइन की जगह पे 3/5 डाल देंगे, और कॉस का कितना था 4/5, तो कॉस की जगह पे 4/5 डाल देंगे। अब इसको काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। तो जब ये कट गया फिर तो ये 3 बच गया यहाँ, और 3 चौका 12/5, और ये इस साइड भी 3 बच गया माइनस 12/5। तो ऊपर जब लघुत्तम लेंगे तो ये 12, 5 दिया 15, और ये 12 यहाँ पूछते हैं तो 1, 1 5 का लघुत्तम 5, और फिर 5 से 3 को गुणा करेंगे तो 15, 12, 15 12 27, और नीचे हो जाएगा, नीचे भी 1, तो 15 माइनस 12, तो 15 प्लस ये दोनों का हर कट जाएगा, और 15 प्लस 12 27, 15 माइनस 12 3, और 27/3 9, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगी। तो हमें दिया गया है पहिए, हमें क्या क्या दिया गया है, पहला पहिए की त्रिज्या दिया गया है, और यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसका चाल दिया गया है। तो पहिए की त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदल लेंगे। इसे मीटर में बदलने पर ये 0.5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से इसको भाग देंगे तो 50 सेंटीमीटर अपन 100, तो ये 0.5 तो मीटर में आ जाएगा। फिर पहिए की परिधि मतलब परिमाप, पहिया वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr, पाई का मान 22/7, 2 × 22/7 इंटू r का मान 5 मीटर डाल दिए। तो इसका आएगा 2 को जो हम 0.5 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब हम 22/7 से गुना करेंगे तो 22/7 ही आएगा। तो पहिए की परिधि हो गई 22/7 मीटर। अब दिया गया है पहिए की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा को हम किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर मिनट में बदल लेंगे। तो मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1000/60 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर मिनट में बदल जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये 1100 मीटर पर मिनट आएगा। अब 20 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी तो दूरी इक्वल टू चाल गुने समय, तो चाल कितना है 1100 मीटर पर मिनट, और समय कितना है 20 मिनट, तो 20, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है 20 मिनट में कितना पहिया चक्कर लगाएगी, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये 22,000 मिनट आएगा। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 11 का 22,000 मिनट आएगा। अतः चक्करों की कुल संख्या होगा
तय की गई कुल दूरी बटा पहिए की परिधि। तो तय की गई कुल दूरी कितना है 22,000 मीटर। तो 22,000 मीटर और पहिए की परिधि कितना है 22/7 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और जब 22 से इसको कट करेंगे तो ये 1 आएगा। 1000 गुने 7। अतः 20 मिनट में तय की गई दूरी 22,000 मीटर है तथा पहिए की परिधि 22/7 मीटर है। इसलिए 20 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या 7000 होगी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो माना कि घन की भुजा ए है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसे हम रख देंगे यहाँ 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो 6 से 726 को काटेंगे तो 121 आएगा। ए का मान आ गया हमें, एक स्क्वायर था, स्क्वायर से जाएगा तो रूट 121 सेंटीमीटर। ए का मान आ गया 11 सेंटीमीटर। घन का आयतन ए क्यूब, तो 11 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 1321 सेंटीमीटर। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते का लाल रंग की रानी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। 52 पत्तों का एक ताश का गड्डी है जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब वो पत्ता लाल रंग की रानी है कि नहीं उसका प्रायिकता निकालना, उसका पॉसिबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चूंकि एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या 52। टोटल कितना पता आ सकता है 52 ही है, तो कुल परिणाम 52। तथा चूंकि एक ताश की गड्डी में कुल 2 लाल रंग की रानियां होती है, एक ताश की गड्डी में 2 ही लाल रंग की रानियां होती है, एक दिल की रानी तथा एक ईंट की रानी। इसलिए कुल परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या 2। और प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला होता है जो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। था अनुकूल परिणाम कितने थे 2, क्योंकि 2 ही लाल रंग की रानी थी। और कुल परिणाम कितने थे 52, जो टोटल पत्ते थे। तो 2/52 को जब सॉल्व करेंगे तो 1/26 आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, जो कि अपने मन से बिना देखे चुना जाता है। तो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ स्वर्ण होते हैं जो वोवेल जिसे हम कहते हैं, और कुछ अक्षर कुछ वर्ड वो होते हैं व्यंजन होते हैं जैसे कॉन्सोनेंट हम कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षर कितने होते 26, तथा अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन संख्याओं की संख्या 21, क्योंकि वोवेल कितने होते हैं 5। तो जो बच गया वो व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो 21। अतः व्यंजन अक्षर प्राप्त करने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 21 अतः कुल परिणाम 26, तो 21/26 जो आंसर है। जिसमें क्या है निम्न वितरण से माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, माध्यिका का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये फॉर्मूला याद कर लेना। जहां L होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, n/2 होता है, n होता है ये बारंबारता का पूरा जो सम है ना, इसको n बोलते हैं। तो ये n/2 हो गया। और CF होता है माध्यिका वर्ग की पूर्ववर्ती वर्ग की संचय बारंबारता। संचय बारंबारता ये हम पहले बना लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता को ही f बोलते हैं। और h होता है वर्ग अंतराल का आकार। वर्ग अंतराल का तो हमें बस इतना कुछ चाहिए माध्यिका निकालने के लिए। तो आओ यहाँ अंतराल इस वितरण में इसे निकालते हैं, फिर माध्यिका निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल का आकार कितना है 0 से 10, 10 से 20, तो ये हो गया 10 बढ़ रहा है ना, 20 से 30, 10 हो गया। तो h हो गया हमारा 10, ठीक है। उसके बाद ये n संचय बारंबारता होता है, ये बारंबारता का योग ही होता है एक तरह से। जैसे 5 हो गया, फिर 5 का फिर इसका संचय बारंबारता होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे 5 और 15 20, फिर इसका होगा 20 + 30 50, फिर 50 में 8 जोड़ देंगे तो 58 में 2 जोड़ देंगे तो 7, तो टोटल कितना हुआ 60। तो कुल बारंबारता 60, n/2 30, n/2 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है 50, 30 से बड़ा ठीक 50 ही है, जो 20-30 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। इसलिए 20-30 माध्यिका वर्ग होगा। n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का जो ये अंतराल होगा यही माध्यिका वर्ग का अंतराल होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं। अब हमें सब कुछ मिल गया। माध्यिका L कितना है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, इस वर्ग की निचली सीमा 20, उस वर्ग 30, n/2 30 दिया हुआ है। CF निकाल लिए, संचय बारंबारता 20। CF होता है माध्यिका वर्ग की पूर्ववर्ती वर्ग की संचय बारंबारता, मतलब ये माध्यिका वर्ग है ना, इससे ऊपर वाला कितना है 20।
तो वो हो गया। अब इसमें मान डाल देंगे सारा। एल का मान है, एल का मान होगा 20 जो कि निचली सीमा है, फिर n/2 30, ये 20, f 30 और h कितना आया था, इसका आकार कितना है 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के बाद 70/30 आएगा, जिसको जब हम काटेंगे 23.33 आएगा, जो लगभग में आंसर होगा। तो अतः इसका मान क्या होगा 23.3 है, जिसमें दिया गया है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो बहुत ईजी है। तो हम लिख लेंगे पहले क्या दिया गया है। तो दिया गया है वृत्त का कोण 45 डिग्री, केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 पाई स्क्वायर। तो इसमें थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 360 पाई 22/7 और आर है 28 सेंटीमीटर, 28 का स्क्वायर, 28 × 28। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अतः वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर -1 होगा। तो इसमें जब हम सिद्ध करेंगे तो पहले LHS से RHS को बराबर करना है। तो LHS लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। जब हम फॉर्मूलाज याद करेंगे तो हमें डायरेक्ट हम देख पाएंगे क्या है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए होता है, तथा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्वाड स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो जब हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसका मान रख देंगे यहाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये माइनस इधर आ जाएगा। जब टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर का ही उल्टा होता है। तो कॉट स्क्वायर ए को हम 1/10 स्क्वायर ए लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए कट जाएगा, ये -1 और ये RHS बराबर RHS आगे जो प्रूव है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब शांत का मतलब होता है कि ये पूरा कट जाए, और अशांत का है कि पूरा नहीं कटे ही नहीं। वो होता है ना जो दशमलव में आ जाता है वो वाला। तो बिना हमें भाग देना नहीं है, भाग दे के पता चलेगा ना कैसे होगा। तो जब हम भाग नहीं देंगे तो इसका एक ही नियम है कि इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला हर, ये होना चाहिए। किसी भी संख्या के लिए बोलेगा तो बस ये नीचे वाला देखना है कि ये 2n × 5m के रूप में है कि नहीं। तो हम ये ऐसे लिखेंगे, 17/8 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। कितना हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो। तो अब 17/8 है, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है और 5 का 0 हम लिख सकते हैं। इसमें 3, 4, 6 ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, बस इसका नीचे का गुणनखंड 2 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 है और 5 का 0 लिख सकते हैं। तो अतः चूंकि इसका हर 2n × 5m के रूप में है, अतः हम बोलेंगे इसका शांत है, और अगर इसका नहीं होगा तो बोलेंगे अशांत है। है सिद्ध करेगी √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि चलो परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि √3/2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे नहीं है, चलो परिमेय संख्या ही है। तो अगर परिमेय संख्या होगा तो इसे p/q के रूप में होना होगा। तो चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए √3/2 इक्वल टू p/q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एक को छोड़ के कोई भी कॉमन गुणनखंड, मतलब एक ही समान गुणनखंड नहीं होगा, तथा q इक्वल टू नॉट 0, q 0 नहीं होना चाहिए। और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये q उधर जाएगा, √3q और 2p। अब q को नीचे ले जाएंगे तो √3 इक्वल टू 2p/q, समीकरण 1। चूंकि q एक पूर्णांक है, p तो एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, इसलिए 2p भी एक पूर्णांक होगा तथा q भी एक पूर्णांक है। अतः इसमें q भी पूर्णांक, p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए 2p/q पूर्णांक होगा। इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये साइड परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे हो सकता है अपरिमेय बराबर परिमेय, ये तो हो ही नहीं सकता है। किंतु हम जानते हैं कि √3 का अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना को सिद्ध करता है। अतः ये जो हम माने थे कि √3 परिमेय संख्या वो गलत है, √3/2 एक अपरिमेय संख्या है।